हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि तान्या और विशाल के दोस्तों ने एक साथ बैठकर चाय पी। उसी समय विशाल ने उन सब से पूछा कि क्या आप किसी पंडित को जानते हैं। उनमें से एक दोस्त ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक मंदिर है, वहाँ के पंडित जी से बात कर लेंगे, वह पैसे के लालच में सब काम करवा देगा। वह मंदिर सुबह ही खुल जाता है। विशाल ने उनमें से एक दोस्त के साथ जाकर पंडित जी से बात की। तब पंडित जी कुछ आनाकानी करने लगे और बोले, इस समय शादी की कोई लगन नहीं है, बिना लगन के शादी कैसे हो सकती है। तब विशाल के साथ गया हुआ दोस्त बोला, पंडित जी आप लगन की तैयारी कीजिए, चिंता क्यों कर रहे हैं। जब यजमान तैयार हैं तब आप अपना काम करो और अपनी दक्षिणा लो और अपने घर जाओ, बाद में जो होगा वह यजमान सोचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। पंडित जी बोले, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सब पंडित जी का दोष बताएंगे, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। विशाल का दोस्त बोला, पंडित जी यह काम आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, पैसे से क्या नहीं होता। अब पंडित जी के मन में लालच आ गया और वह बोले, मैं रात को 10 बजे के बाद कर दूंगा, लेकिन दक्षिणा डबल लूँगा। पंडित जी से दक्षिणा की बात तय हो गई और अगले दिन रात को 10 बजे का समय तय कर लिया गया। पूजा की सामग्री लाने की जिम्मेदारी पंडित जी को ही सौंप दी। दूसरे दिन रात को तान्या व विशाल अपने दोस्तों के साथ तैयार होकर मंदिर पहुंच गए। सनातन धर्म के अनुसार पंडित जी ने दोनों का विवाह किया। विवाह बहुत ही साधारण तरीके से करा दिया। विशाल के दोस्तों ने उसकी शादी के समय के फोटो भी लिए। इस तरह आज तान्या व विशाल पति पत्नी हो गए। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की प्रतिज्ञा भी ली, एक दूसरे की सभी बातें मानने की कसम भी ली। सभी दोस्तों ने मिठाई खिलाकर उन दोनों को बधाई दी। पंडित जी ने नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का आशीर्वाद दिया। जब तान्या व विशाल की शादी हो रही थी उस समय तान्या के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह सोच रही थी कि उसने अपने मन में क्या क्या सपने संजोए थे। बारात आएगी, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर लेने आएगा, बैंड पर गाना बज रहा होगा, मेरा महबूब आया है। लेकिन यहाँ तो न कोई बाराती है, न कोई बैंड बाजा है, न कोई गाना बज रहा है। सब कुछ उल्टा हो गया। सभी सपने टूट कर बिखर गए। माता पिता बेटी का कन्यादान करते थे, यहाँ स्वयं ही बाराती हैं और स्वयं ही आशीर्वाद लेने वाले हैं। इसे कहते हैं तकदीर, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता है। तान्या को अपनी सहेली की शादी की याद आ गई। उस शादी में कितनी मस्ती आई थी। सभी सहेलियों ने मिलकर बारात में आए दूल्हे के दोस्तों को खूब परेशान किया था। सालियों द्वारा जूता चुराने की रस्म पर कितना आनंद आया था। जब जूता वापस करने के 5,000 रुपये मांगे थे तब वह जूता छोड़कर जाने लगे थे और बोले कि इतने में तो नया जूता ले आएंगे। आखिर में शगुन के केवल 11 रुपये लेकर जूता वापस कर दिया था। विशाल भी इसी तरह सोच रहा था, लेकिन भाग्य में तो इस तरह की शादी लिखी थी। वह दूल्हा ही क्या जो घोड़ी पर नहीं चढ़ सका। विशाल तान्या की तरह कम सोचता था। आज सुहाग रात थी। उनके दोस्तों ने ही उन दोनों के कमरे को सजाया था। विशाल ने जब कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि तान्या एक लंबा सा घूंघट किए बैठी है। विशाल बिना आवाज़ किए अंदर पहुंच गया। विशाल ने अंदर पहुंचकर तान्या से पूछा, तानी ये क्या हालत बनाई है, इतना लंबा घूंघट किसके लिए किया है। तान्या बोली, आज हमारी सुहाग रात है और सुहाग रात को पत्नी घूंघट इसलिए करती है कि उसका पति उसको मुँह दिखाई में कोई गिफ्ट दे। आज यह घूंघट ऐसे नहीं हटेगा। विशाल बोला, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन दोनों ने क्या सोचा था और क्या हो गया। यह शादी कोई शादी है। आज मैं तुम्हारी यह इच्छा तो पूरी करने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा गिफ्ट उधार रहा। तान्या ने अपना घूंघट हटाया और मुस्कुराती हुई बोली, इतने निराश क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। आज इतना भावुक मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तानी, क्या ठीक हो जाएगा, जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक हमें दोस्तों पर आश्रित रहना पड़ेगा। विशाल ने जवाब दिया, देखो विशाल, आज यह सब भूल जाओ। आज की रात हमारी यह पहली रात है जिसके लिए कब से प्रतीक्षा थी। आज केवल प्यार की बातें होंगी, इसके अलावा सब भूल जाओ। तान्या विशाल को समझाते हुए बोली। विशाल ने भी उन बातों को भुलाकर तान्या को अपने अंक में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। आज दोनों ने पूरी रात एक दूसरे से प्यार की बातें तो की थी, परंतु हम हकीकत को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हकीकत हमेशा असली चेहरा याद दिलाती रहती है। ऐसा ही विशाल व तान्या के साथ हो रहा था।
दोनों के चेहरे ऊपर से खुश नजर आ रहे थे, परंतु मन में अंदर ही अंदर वही विचारों का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। दोनों ही अपने मम्मी पापा के विषय में सोच सोच कर परेशान थे, परंतु वह अंदर की इस परेशानी को एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी की एक बात समान है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट इंसान स्वयं लेता है, और कोई गलत काम हो जाता है तब उसके लिए ईश्वर व भाग्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। विशाल के मम्मी पापा ने तो उसके जाने के बाद खोजने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि विशाल भी एक खत अपने घर छोड़ आया था। उसकी सोच थी कि कुछ दिन धक्के खाकर स्वयं ही वापस आ जाएगा, क्योंकि बाहर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने दुनिया देखी थी, अतः वह चुप होकर बैठ गए थे। परंतु तान्या के मम्मी पापा इस कलंक को सहन नहीं कर सके। उन्होंने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। वह इस बात से अधिक परेशान थे कि पूछने वालों को यह क्या जवाब देंगे। पूछने वालों की जबान नहीं पकड़ी जाती है। इसीलिए दोनों पति पत्नी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी थी। उनका अंतिम संस्कार भी मोहल्ले वालों ने मिलकर किया था। अब विशाल अपने दोस्तों से कहकर अपने लिए कोई नौकरी खोजने लगा, क्योंकि इतने बड़े शहर में वह दोनों कितने दिन तक बोझ बनकर रह सकते थे। कुछ समय बीतने के बाद विशाल को एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी मिल गई एवं तान्या को एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। इस तरह दोनों अपने अपने काम पर जाने लगे। अब उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था भी अलग कर ली। तान्या खाली समय में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे उसका अच्छा समय कट जाता था। इस तरह दोनों मिलकर अपना गुजारा करने लगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों को मिलाकर इतने पैसे मिल जाते थे कि दोनों का गुजारा आसानी से हो रहा था। तान्या व विशाल का समय आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। जब घर की याद आती तब दोनों ही परेशान हो जाते थे। लगभग 1 साल बाद तान्या ने अपनी सहेली को फ़ोन किया। उसकी सहेली उससे नाराज़ होकर बोली, तान्या तू तो बहुत बेदर्दी निकली, तूने अपने मम्मी पापा की भी परवाह नहीं की। नहीं, ऐसी बात नहीं है दीप्ति, अचानक ही कुछ ऐसा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? तान्या उसे समझाते हुए बोली। दीप्ति ने पूछा, क्या तुझे नहीं मालूम है कि? बीच में ही तान्या चिंतित होकर पूछने लगी, क्या हुआ? तेरे मम्मी पापा ने तेरे जाने के बाद घर से निकलना ही बंद कर दिया था और उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनकी डेड बॉडी भी 2 दिन बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाकर निकलवाई थी। दीप्ति ने रोते हुए दुखद समाचार उसको बताया। यह समाचार सुनकर तान्या बुरी तरह रोने लगी। उसको रोता हुआ सुनकर दीप्ति बोली, तान्या तूने भाग कर अच्छा नहीं किया। तू अकेली संतान थी उनकी, तेरे अलावा उनका यहाँ कौन था जिसके लिए वह जिंदा रहते। उन दोनों ने अच्छा किया कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तान्या रोते हुए बोली, दीप्ति मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे अपने मम्मी पापा को एक अवसर देना चाहिए था। मैंने मम्मी को अपनी लव स्टोरी के विषय में समझाया था, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। अब जो होना था वह हो गया। दीप्ति ने तान्या को बताया, तान्या मैंने तेरा नंबर बहुत बार ट्राई किया था, परंतु वह हर बार स्विच ऑफ ही आता था। मैं चाहती थी कि तू ही उनका अकेली वारिस है, अतः तू समय पर आ जाए, परंतु यह संभव नहीं हो सका। तान्या ने दीप्ति से आगे कहा, देख दीप्ति, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ संभव होता है। शायद यही होना था। उस पर अब अफसोस करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह सब भूलने में ही भलाई है। दीप्ति ने उत्तर देते हुए कहा, तेरे पापा की जो भी संपत्ति थी वह एक अनाथालय को दान कर दी गई, क्योंकि तेरे पापा ने आत्महत्या करने से पहले एक खत लिख कर छोड़ा था। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति अनाथालय को दे दी जाए। इसलिए सभी ने सब कुछ अनाथालय को सौंप दिया था, यहाँ तक कि घर भी बेचकर रकम अनाथालय को दे दी थी। आज तान्या बहुत दुखी थी। अब उसका सब कुछ वास्तव में छिन गया था। अब वह वहाँ किसके पास जाएगी? घर बिक चुका था। अब उसकी यादें भी शेष नहीं रही थी, जिसके लिए वह जाने की कोशिश करती। जब यह समाचार विशाल ने सुना तो वह बहुत परेशान हुआ था। उसने तान्या को बहुत समझाने की कोशिश भी की थी, परंतु तान्या के दिल पर दीप्ति की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। उसके कानों में कहीं दीप्ति के शब्द बार बार गूंज रहे थे कि तान्या तूने भाग कर अच्छा नहीं किया, तू उनकी अकेली संतान थी, तेरे अलावा उनका यहाँ और कौन था जिसके लिए वह जिंदा रहते। उन दोनों ने अच्छा ही किया कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तान्या स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रही थी।
वह स्वयं को उनका सबसे बड़ा अपराधी मान रही थी, क्योंकि यह सब उसके कारण ही हुआ था। आज वह सोच रही थी कि उसने विशाल के कहने पर भागने का प्रोग्राम इतनी जल्दी कैसे बना लिया। तान्या बहुत दुखी रहने लगी थी। इसी बीच वह माँ बनने वाली हो गई। तान्या ने विशाल को समझाया कि इस समय उसका दिमाग ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। इस समय मेरा अबॉर्शन करवा दो। लेकिन विशाल ने उसको समझाकर अबॉर्शन नहीं करवाया और उनके एक बेटी आ गई। बेटी जन्म के समय पर ही बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि तान्या हमेशा अपने आप को मम्मी पापा की मौत का जिम्मेदार समझती रही थी और वास्तव में इसकी जिम्मेदार भी वही थी। विशाल भी अपनी बेटी का अधिक ध्यान रखता था। उन दोनों ने अपनी बेटी का नाम रमला रखा। तान्या तो रमला के जन्म के बाद से ही बीमार रहने लगी थी। विशाल तान्या को बहुत समझाने की कोशिश करता था, परंतु उसके दिमाग से दीप्ति द्वारा की गई बात निकलती ही नहीं थी। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि शायद ईश्वर मुझे मरने के बाद भी माफ़ नहीं करेगा। रमला जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, तान्या के द्वारा उसकी देखभाल न करने के कारण वह जिद्दी होती जा रही थी। विशाल ने तान्या को समझाते हुए कहा, देखो तान्या, तुम इस तरह चिंता करके अपना स्वास्थ्य खराब कर रही हो एवं अपनी बेटी का भविष्य भी खराब कर रही हो। यह बड़ी होकर हम दोनों को ही दोषी ठहराएगी। उसकी बात सुनकर तान्या बोली, मैं क्या करूं, मैं अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करती हूं, परंतु यह लौटकर वही सोचने लगता है। अब यह सब मेरे बस में नहीं रहा है। विशाल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु तान्या के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। इसी तरह समय व्यतीत होता जा रहा था। तान्या को विशाल बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, परंतु तान्या अपने मस्तिष्क को संतुलित नहीं कर पा रही थी। विशाल तान्या की तरफ से बहुत परेशान रहने लगा। विशाल सबसे अधिक इसलिए परेशान था कि उनकी बेटी रमला पर इसका प्रभाव अधिक हो रहा था। रमला बहुत जिद्दी होती जा रही थी। वह किसी की कोई बात ही नहीं सुन रही थी। जब उसको स्कूल भेजना शुरू किया, तब वह स्कूल में भी सभी बच्चों के साथ मारपीट करती थी। रमला के स्कूल के टीचर उसकी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो रहे थे। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में विशाल व तान्या को बुलाकर वहाँ की प्रिंसिपल मैडम ने तान्या से पूछा, मैडम, आप एक स्कूल में टीचर होकर भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती हो, फिर और पेरेंट्स से हम क्या आशा रखेंगे। विशाल बात को संभालते हुए बोला, सॉरी मैडम, बात यह है कि यह कुछ अपसेट हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम बोली, देखो सर, यह अपसेट थी, तब आपको हेल्प करनी चाहिए। आप जैसे लोगों के ही बच्चे बिगड़ जाते हैं और सारा दोष स्कूल पर डाल दिया जाता है। नहीं मैडम, हम भविष्य में आपको इस तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। विशाल ने विश्वास दिलाया। ठीक है, इस बार हमने माफ़ कर दिया है। यदि इस तरह का व्यवहार दोहराया गया, तब हमें सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 3 देखें।